और मैं हूं आपके साथ दीपिका जाएंगे। और देखिए 70 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि 1 बजे तक लगातार वोटिंग की जो तस्वीरें हैं वो हम सब ने आपको दिखाई कि किस तरीके से वोटिंग को लेकर जो उत्साह है मतदाताओं में वो देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ दिल्ली चुनाव में अपनी पूरी जी जान लगाई और पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार किया। दिग्गज जो है वो भी चुनावी प्रचार प्रसार में उतरे, लेकिन आज वो दिन है जब कहीं ना कहीं इन सभी का फैसला होना है कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। और 8 तारीख को नतीजे भी सबके सामने होंगे कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसको चुना है, दिल्ली वालों के दिल में आखिर क्या है। और आपको बता दें कि राजधानी का ये रण है जो काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आया है। करीबन 1,55,00,000 वोटरों का ये फैसला होगा। 8 तारीख को ये फैसला आ जाएगा और आज का दिन भी काफी अहम। बीजेपी आप और कांग्रेस में कांटे की टक्कर आज देखने को मिल रही है। सभी जो दिग्गज हैं वो भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में उतरे थे और अपने अपने वोट का प्रयोग करते हुए भी नजर आए हैं। और साथ ही तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। सुबह से आप देख रहे हैं किस तरीके से वोट का प्रयोग करने के लिए जनता जो है वो पहुंच रही है। और इस बार मतदान को लेकर जो उत्साह है वो एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज दिल्ली का ये दंगल है, इसमें किसका मंगल होने वाला है। तो 1,55,00,000 मतदाता आज तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला सुनाएंगे और दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। और लगातार सुबह से ही महामतदान की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनसे हम आगे की बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। तो तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिंह जी आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली में सुबह से ही आज दंगल जारी है और किसका मंगल होगा इसके नतीजे भी 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल आज के इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता हुआ? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। वोटिंग परसेंटेज संतोषजनक है, 33-35% का बता रहा है और अभी लोग काम वाम करके जाएंगे तो महिला वोटर अब निकलेंगे क्योंकि उनको सवेरे काम वाम करना होता है। तो संतोषजनक परसेंटेज कोई बड़ी बात नहीं है। जो दिल्ली में अब की बार का चुनाव हो रहा है उसका सिनेरियो अलग है, क्योंकि पिछला जो चुनाव था या उसके पिछले वाला चुनाव था वो अरविंद केजरीवाल की एक छवि थी जो अपने आप में गढ़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे और वो बहुत लोगों को उनके विषय में जानकारी नहीं थी। अब की बार का अरविंद केजरीवाल का अपना छवि उनका दुश्मन हो गया और उनके विरोध जा रहा है। जो जो बातें उन्होंने कहा था कि मैं घर नहीं लूंगा, वो शीश महल पूरी दुनिया ने टीवी के माध्यम से देख लिया। सुरक्षा तो पब्लिक के लिए चाहिए, नेता को क्या जरूरत है सुरक्षा। 2-2 राज्यों की Z+ सुरक्षा पहला कोई नेता है जिसको मिला हुआ है। प्रधानमंत्री को भी 2 राज्य से Z+ सुरक्षा नहीं मिली है, उनका अपना SPG होता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर किसी को कुछ कह दे तो आप खाता ना भाई, केजरीवाल ने कहा तो आप इस्तीफा दीजिए और जाइए। लेकिन अगर केजरीवाल की किसी आदमी पर किसी भी तरह का इल्जाम लगा तो कहते कि मैंने जांच किया है, वो सब ठीक है। मतलब केजरीवाल जज है, केजरीवाल जांच एजेंसी है, वो चाहे अशोक तंवर का वकालत का मामला हो, वो मुकेश का राशन कार्ड बनाने का मामला हो या और भी कई मामले हैं। इस बार कांग्रेस की दुविधा केजरीवाल को राहत दे रही होगी, क्योंकि कांग्रेस ये सोच नहीं पा रही है कि मैं तबियत से लड़ूं तो भाजपा को फायदा मिल जाएगा, ना लड़ूं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, फिर कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। यह दुराहा जो है वो केजरीवाल को भी राहत दे रहा है और भाजपा को भी राहत दे रहा है। भाजपा भी कांग्रेस के सफलता पर ही अपनी सफलता देख रही है, क्योंकि जो मतदाता है केजरीवाल का वो कांग्रेस का मतदाता है, भाजपा का मतदाता कहीं नहीं गया हुआ है। इसलिए देखने वाली बात होती है कि कांग्रेस कितना आगे बढ़ती है, नतीजा उसी पर। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव है उसका जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आलोक जी आपके पास में आऊंगी, क्या लगता है आपको? राकेश ने एक बात कही, इस बार का चुनाव कितना डिफरेंट नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कई सारी चीजें जो है, कई तस्वीरें हम सब ने देखी पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ, वो जेल भी गए और भी आम आदमी पार्टी के लिए कई मुश्किलें खड़ी हुई। अब क्या लग रहा है किस तरीके से ये जो पूरा सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो किस और मोड़ ले सकता है? देखिए 8 तारीख को बहुत अच्छी तरह पता चलेगा, लेकिन ये बात लड़ाई जो है अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज और अनएक्सपोज करने पर। आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि ये लड़ाई बचत बनाम चपत का है, तो
कुछ लोग भाजपा वाले नेताओं से मेरी बात हुई, उनका ये लड़ाई आपदा बनाम आपदा प्रबंधन का है। दोनों तरफ से है लड़ाई, और कांग्रेस जैसा लड़ेगी। अगर कांग्रेस 10% से ऊपर वोट ले जाती है तो मैं आपके चैनल में घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, सब मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इस बार केक वॉक नहीं है, ना आम आदमी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए केक वॉक होने का तो मतलब ही नहीं है। 3 सीटें और 8 सीटें जीत के आई भारतीय जनता पार्टी, तो उसके लिए तो वैसे भी बड़ी अपनी छलांग लगानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 2017 में उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी से और 300 प्लस गई थी, इसी तरह की चीज अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से इतनी ज्यादा बहुमत से जीती है कि किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए या पत्रकार के लिए अगर उसका ये मन या उसका इंट्यूशन कहता भी है कि बीजेपी 50 जीत सकती है, 40 जीत सकती है, तो वो हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि 2 बार से आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। 70 में से 67 सीटें कौन जीत पाया आज तक कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सबसे कमजोर चुनावी पिच पर लड़ रही है और फंडामेंटल मुद्दे हैं, चाहे वो सीवेज सिस्टम हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था सफाई की हो, चाहे यमुना सफाई की बात हो। ज्यादातर अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है कि वो काम नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, और हमारे साथ नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले अशोक शुक्ला जी के पास आना चाहेंगे। अशोक सर, तो देखिए लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो कई मायनों में बेहद डिफरेंट है। लेकिन देखिए, अगर आज के इलेक्शन की और आज के मतदान की बात करें या इस बार के इलेक्शन की बात करें तो भले ही त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई। लेकिन अगर मतदान के बाद, रिजल्ट आने के बाद अगर फिर से इंडिया गठबंधन एक हो जाता है तो क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां बढ़ती हुई देख पा रहे हैं? देखिए, ये सब बहुत भी हाइपोथेटिकल सवाल हैं ये, और जो कांग्रेस की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे पास भी जो फीडबैक है उसके चलते ये कि कांग्रेस जो है थोड़ा बहुत इजाफा कर सकती है अपने वोट बैंक में, लेकिन वो कोई बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। आप 2015 से 2020 का इलेक्शन देखें जिसमें कांग्रेस का वोट बैंक लगातार गिरा है, वो 9.7 से घट के अब जो है 4 के आसपास है। जो असली मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। दुष्प्रचार की जाल से दोनों ने एक दूसरे की सफाई की जो एक योजना बनाई थी और उसी के इर्द गिर्द इनका कैंपेन भी था। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये अगर बीजेपी आएगी तो सारी जो खैराती योजनाएं हैं या जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनको बंद कर देगी। बीजेपी उनको आपदा ठहरा रही थी कि आपदा है। तो मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं दो के बीच में है। और दिल्ली की जो 12 ऐसी सीटें जो आरक्षित सीटें हैं, देखना ये है कि वहां पे कांग्रेस क्या करती है, या थोड़ा बहुत जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, कोई 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक है, वहां कांग्रेस कितना नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी ये सब कुछ जो है बहुत अभी शुरुआती दौर है जिसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, वोट प्रतिशत कितना आता है, कितने परसेंटेज वोटिंग होती है इसके बाद। लेकिन इस बार आप ये देखिए मुद्दे क्या थे। जो पिछली बार केजरीवाल थे वो कट्टर ईमानदार होने का दावा करके जनता के बीच में जाते थे, और उनकी जो लाभार्थी योजनाएं थी जिसमें बिजली के बिल था, मुफ्त पानी था, या ये था कि वो गुड गवर्नेंस देंगे, वो तीनों मामले में कहीं ना कहीं केजरीवाल थोड़ा सा इस बार जो है चढ़ते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां पर आक्रामक शैली में जिस तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत मोदी जी ने की और कहा कि आपदा है, तो आपदा इस संदर्भ में भी थोड़ा सा केजरीवाल साबित हुए हैं, क्योंकि केंद्र के साथ में जो उनकी एक टकराहट थी, एलडी के साथ में उनकी टकराहट थी, और इसको तो उन्होंने खुद भी स्वीकार किया ना कि वो बहुत सारा काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो डबल इंजन की सरकार का जो एक स्लोगन है दिल्ली की जनता को कहीं जो है मुझे लगता है कि प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। और ये चुनाव इस बार जो है कांग्रेस के लिए तो उम्मीद वाली इलेक्शन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल चुनाव है। और देखना ये है कि आम आदमी पार्टी की जो अभी 62 सीटें थी उसमें वो कितनी जो है जीत पाती है, क्योंकि जो 15 का इलेक्शन था उसमें इनकी 67 थी, फिर 5 सीटों का इसमें जो इनको नुकसान हुआ।
और बीजेपी जो है 3 से 8 पे पहुंची है। इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी जो है 25 से ऊपर बिल्कुल सीटें अशोक जी, लेकर क्योंकि आएगी। देखिए तस्वीरें हम सब अगर देख रहे हैं किस तरीके से जो दिल्ली चुनाव को लेकर तस्वीरें हम सब के सामने है, लेकिन 8 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। हालांकि आज जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है, अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। कई मुद्दे होंगे जो जनता को प्रभावित किया होगा, उन मुद्दों ने, कई मुद्दे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जनता को प्रभावित नहीं किया होगा। तो इन सब का फैसला 8 तारीख को हो जाएगा। नरेंद्र जी, आपके पास में आती हूँ, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर हो रही है भाजपा, आप और कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहती है। आम आदमी की बात करें तो वो सत्ता में वापसी की बात कर रही है। तो वही कांग्रेस भी लगातार जद्दोजहद में जुटी है। क्या आपको भी लगता है कि ये जो पूरा मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई है? बिल्कुल, हमारे जैसे साथी पैनलिस्ट ने भी कहा है कि अभी जो मुकाबला है वो हम त्रिकोणीय नहीं मान सकते इसको, क्योंकि कांग्रेस जिस जमीन की तलाश में है और जहां खड़े होकर वो दोबारा से उस तरीके से खेती करना चाहती है, उसके पास वो जमीन अभी नहीं मिली है कांग्रेस को। और अभी आने वाले समय पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से एक स्वीप या कोई लहर होती है उस वाले श्रेणी में अगर कांग्रेस शामिल हो तो तब कुछ समीकरण बदल सकते हैं। जैसे आलोक जी ने कहा, अभी बिल्कुल मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी में और भाजपा में ही है। और इसमें भी एक चीज को हमें देखना पड़ेगा। हम बेशक उसको अपने तरीके से विश्लेषण के तौर पर या हम राजनीतिक दलों को देखें, वो कोई भी दावा करें, लेकिन मतदाता ने एक मन बनाया होता है अपना, वो एक उसका तयशुदा मन होता है कि हमने क्या करना है। और भारत की राजनीति में एक चीज ये देखी गई है, जब जब किसी आउट ऑफ द वे जाके, मतलब आप किसी को प्रताड़ित करने की स्थिति में आते हैं या किसी के ऊपर पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि आप एक के बाद एक अगर उसके ऊपर किसी तरीके से दबाव बनाने के लिए उसके ऊपर केसों की बौछार करना या इस तरीके का, तो फिर जनता अपना निर्णय अलग लेती है। फिर वो जनता की अदालत में निर्णय अलग आते हैं। हो सकता है इसका बहुत विपरीत रिजल्ट भी आए, और जैसे 67 सीट्स आई थी पहले, उसके बाद उससे कम आई, लेकिन इस बार भी मेरी अपना जो थॉट प्रोसेस है वो मैं इतना बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी गेंद पे तो रहेगी, और लेकिन बहुत बड़े विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। और क्योंकि सिंपैथी एक तरीके से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को या नेताओं को या उनको तोड़ने की कोशिश जिस तरीके से बरकरार रही, तो वो सिंपैथी वोट जो झुग्गी झोंपड़ी का और जो इनका अपना वोट बैंक है, तो वो काफी मैटर करेगा। और दूसरा ये है कि अगर आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा कि इन्होंने रेवड़ियों की तरह या और प्रलोभन दिए, तो उसी परंपरा को दूसरे दलों ने भी एडॉप्ट किया, तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या रह गया? ये एक बहुत बड़ा कारण भी मैटर करेगा, जो मतदाताओं को सोचने पर मजबूर करेगा। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से राकेश जी आपके पास आते हुए, राकेश जी देखिए, अगर हॉट सीट्स की बात करें और हॉट सीट में भी सबसे वीआईपी सीट नई दिल्ली सीट की बात करें, तो देखिए जो मुकाबला है वो वाकई में काफी ज्यादा कड़ा और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस हॉट सीट या यूं कहे कि वीआईपी सीट के सियासी समीकरणों को किस तरह से साधने की कोशिश की गई है, वो भी आपने लगातार नजर बना के रखी हुई। फिलहाल इस पर्टिकुलर सीट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई दिल्ली सीट पर तो साहिब सिंह वर्मा का बेटा अपने बाबूजी के नाम पर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका वहां कुछ है नहीं, क्योंकि वहां के रहने वाले नहीं है। सांसद के रूप में नई दिल्ली में रहते थे, उनका मतदान भी वहां पर है नहीं। हालांकि निर्माण भवन में आज मतदान किया, मतलब वो ट्रांसफर कर लिए होंगे। वो मुंडका के रहने वाले हैं, नागलुई की तरफ। तो वो बहुत ज्यादा नहीं, पता ना भाजपा ने उनको क्यों वहां दिया। हाँ, शीला दीक्षित का बेटा जरूर वहीं का नागरिक, और वो प्रयासरत है। अपने माताजी का नाम को अगर कांग्रेस और वो दोनों भुना लें तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के लिए दो चरणों पर लड़ाई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल बेशक कहे हो कि मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं, आतिशी को दे रहा हूं, अब जनता निर्णय लेगी तो मैं सीट पे आऊंगा। यह अब देखिए होता क्या है, केजरीवाल झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं, और वो ये समझते हैं मैं झूठ बोलूंगा तो कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा कोई पत्रकार भाई भी तो नहीं पूछा कि भैया तू अपने मन से नहीं जा रहा है, तेरे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए जा रहा है। नहीं तो जाना होता महीनों दिन जेल में था, तू चला गया होता। तेरा मंत्री जेल में था तो उसको भेज दिया होता। वाहिद ऐसा अरविंद केजरीवाल है जो मंत्री को जेल में रखे हुए मंत्रालय नहीं ले पा रहा। वाहिद ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल में बैठ करके इस्तीफा नहीं दे रहा। वो कह रहे नहीं यही तो चाल है। अरे भैया, हमारे देश में एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है जो कोर्ट के जीना चढ़ते हुए रिजाइन कर दिया गया है। कईयों की राजनीतिक कैरियर खराब हो गई। साहिब सिंह वर्मा उसका उदाहरण है, उमा भारती उसका उदाहरण है।
कई लोग ऐसे उदाहरण हैं जिनकी बहुत बढ़िया राजनीति चल रही थी। उमा भारती का तो फोटो लगा के शिवराज सिंह चौहान MP बने थे और उमा जी को कोर्ट में जाना पड़ा, उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसके बाद वापस ही नहीं कर पाए। केजरीवाल एक ऐसा आदमी जिन्होंने ऐसा किया और यह सब लोग देख रहे हैं। हॉट सीट में जहां तक बात है, भरत सूरी अपना बेचारे बड़े खानदानी आदमी है, भले पुराने आदमी है, वो कुछ कर पा रहे होंगे जरूर वहां अंदर खाने, लेकिन मतदाता यह भी सोचेगा कि अगर केजरीवाल जीत भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वाला बाउंडिंग तो उनके पास है ही है, क्या मुख्यमंत्री में एक नहीं करेंगे क्योंकि वो केस खत्म नहीं हुई है। यह जनता को केजरीवाल ने नहीं बताया है, लेकिन जनता तो जानती है ना, क्योंकि सारे अनपढ़ तो है नहीं कि 200 यूनिट बिजली के लाने में मोहर लगा देंगे। खासतौर से केजरीवाल का मतदाता तो मेरे ख्याल से 200 यूनिट वाला है नहीं, क्योंकि वहां पर तो किसी का 200 नहीं आता होगा, सब 200 से ऊपर वाले होंगे या फ्री वाले होंगे, उनका सरकारी घर है, तो वो ये सब चीज दे करके मतदान जरूर करेंगे। इस बार दिल्ली का चुनाव जरूर कई मुद्दों को प्रभावित करेगा। दिल्ली के चुनाव से यह साबित होगा कि क्या जनता लाख बुराई के बाद राकेश जी, कई मुद्दे हैं, सही कहा आपने, कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे और प्रभाव जो है वो डाल भी रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टार प्रचारक जो है वो अपनी अपनी ओर से पहुंचे, उन्होंने पूरी तरीके से चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जनता के सामने वो गए, अपनी बात रखी और जनता से वोट की अपील करते हुए भी नजर आए, अपने काम जो किए हुए थे वो गिनवाए और जो पार्टी सत्ता में नहीं थी वो ये कहते हुए नजर आए कि हम आगे आपके लिए ये काम करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में प्रभाव डालती हुई नजर आएंगी। आलोक जी, आपके पास में आते हो, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर आम आदमी की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल हाल ही के पिछले दिनों में अगर बात करें तो वो जेल में गए, कई तरह की चीजें हमने देखी आम आदमी पार्टी के साथ होती हुई भी हमें नजर आई है और अरविंद केजरीवाल के साथ भी होती हुई। पिछले 2 बार से वो दिल्ली की सत्ता संभाल रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो सिंपैथी फैक्टर है कहीं ना कहीं जनता का उनके प्रति, क्या वो प्रभाव डालेगा इस चुनाव पर? उसका कहीं ना कहीं क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि सिंपैथी फैक्टर अरविंद केजरीवाल के साथ लोकसभा में वो उनका सिंपैथी फैक्टर पता चल चुका है। केजरीवाल ने कहा था ना कि अगर लोकसभा की 7 की 7 सीटें अगर हमें मिल जाए तो हम जेल नहीं जाएंगे। दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें हरवा दी। दिल्ली की जनता ने कह दिया तो तुरंत कल जेल चले जाओ, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। तो वो उस पर केजरीवाल लड़ चुके हैं, जेल जाने न जाने के मैटर पर, सिंपैथी के मैटर पर। वो जो दिल्ली की जनता ने बताया कि तुम कल जेल जाते हो, आज चले जाओ, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। तो सिंपैथी वेव नहीं है। सिंपैथी वेव सड़कों पे नहीं दिखाई दी जब अरविंद केजरीवाल जेल गए। सिंपैथी वेव तब नहीं दिखाई दी जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर जमानत थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोडों में दिखाई नहीं दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के जनता, लेकिन आलोक जी, कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि वो इन्हीं सारी चीजों को बेस बनाकर वोट की अपील भी कर रहे हैं जनता से। चुनावी जनसभाओं में हमने उनको सुना, वो कहीं ना कहीं एक वो खुद चाहते हैं कि सिंपैथी फैक्टर वो रखें बीच में, ताकि जनता उनके लिए एक अलग ही तरह का भाव रखती हुई नजर आए, उसी बेसिस पे जनता उन्हें वोट करे। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली की जनता ये बात जानती है कि सिंपैथी नहीं देना, वो लोकसभा मना कर चुकी है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार शब्द का एक बार भी उपयोग नहीं कर पाए, नॉट ए सिंगल टाइम। मुझे नहीं मिला, आपको अगर मिला हो कट्टर ईमानदार शब्द इस बार चुनाव में, तो अरविंद केजरीवाल बोलते हुए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, मुझे वोट दीजिए, तो एक बार वोट ये नहीं है। वोट इतना है कि जो अरविंद केजरीवाल का एक वोट बैंक तैयार किया है 10-12 सालों में उन्होंने, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, उसमें जो पेंडुलम की तरह झूलता हुआ वोट बैंक है, वो अरविंद केजरीवाल के पास अगर नहीं रहा, थोड़ा भी कम हुआ, तो अरविंद केजरीवाल सत्ता के जो अर्श से फर्श में इसी चुनाव में हमें आते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। अशोक जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अशोक जी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे बीजेपी की भी बात करें, महिला वोट बैंक को साधने के लिए इस बार जी तोड़ कोशिश की है दोनों ही पार्टियों ने। ऐसे में महिला वोट बैंक की भूमिका को किस तरह से समझ रहे हैं? क्योंकि अगर 2-4 सीटों की देखिए अगर बात छोड़ दी जाए तो इस बार की जो महिला मतदाता है वो बहुत ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रही है और महिला इस मतदान में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी नहीं ले रही है। इसका कितना ज्यादा फायदा किस पार्टी को होता हुआ और कितना ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होता हुआ? देखिए, महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश सभी दोनों दलों ने की है, बल्कि कांग्रेस ने भी की है, जो भी पार्टियां हैं। और इस देश में विचित्र चलन हो गया है, आप खैराती योजनाओं के जरिए जो है वोट की फसल काटने की कोशिश करते हैं। आप मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी ये महिला वोटों को साधने की कोशिश। शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री थे, लाडली बहना योजना उन्होंने एक जो है लागू की थी इलेक्शन से पहले, उसका बड़ा उनको फायदा मिला। इसके बाद हरियाणा में यही योजना लागू हुई।
फिर महाराष्ट्र में लागू हुई, और दिल्ली में भी ये कोशिश अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें राशि का इजाफा करके इसमें वो शामिल हो गई। तो महिलाओं की जो प्राथमिकता है वो केवल उतनी नहीं है कि उनको 2100-2500 रुपए मिल जाए, क्योंकि अभी हम लोग जो इलेक्शन के टाइम पे महिला मतदाताओं का जो एक इंटरव्यू कहीं के कुछ चैनलों में दिखाया जाता था, उसमें उनकी बहुत सारी चीजें होती थी। सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा भी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन महिला मतदाताओं को साधने के लिए जिस तरह से खैराती योजनाएं दोनों दलों की तरफ से या तीनों दलों की तरफ से की जाती हैं, उससे निश्चित तौर पर महिलाएं प्रभावित हुई होंगी और वो निकलेंगी भी। अभी भले ये संख्या कम दिख रही है। मुख्य रूप से आप ये देखिए कि दिल्ली एक राजधानी है, देश की राजधानी है जी। और वहां पे मुद्दे थे वो कितने वाहियात मुद्दे थे। वहां पे आप जनता की जो अपेक्षा से जुड़े मुद्दे थे वो सब नदारद थे, महंगाई कोई मुद्दा नहीं थी। और जो करप्शन की बात आ रही है, तो करप्शन केवल जो है वो दिल्ली में नहीं है। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति से आप करप्शन को हटा देंगे, कोई राजनीति करने नहीं जाएगा। राजनीति के संबंध में एक बात और समझनी होगी, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। हमारे देश में जो राजनीति का स्वरूप है वो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, उसमें वो व्यापार की तरह हो गई है। ये सब राजनीतिक कारोबारी हैं। ये क्यों इलेक्शन लड़ते हैं, क्यों ये राजनीति में जाते हैं? इससे ज्यादा सुरक्षित कोई रोजगार है क्या देश में? अब वो अरविंद केजरीवाल की बात क्यों होती है कि वो करप्ट है? मुझे आप देश का कोई एक राज्य ऐसा बतला दीजिए जहां पे करप्शन ना हो, नियम कायदों के पालन में लोगों को रिश्वत लगती है। और कुछ राज्यों में तो रिश्वत की दरें तय हो गई, निर्धारित है दरें कि आप जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे 1500 रुपए लगेगा, आप म्यूटेशन के लिए जाएंगे 3000 रुपए लगेगा। तो इस देश में करप्शन बहुत जबरदस्त करप्शन है, करप्शन की अराजक स्थिति है, और इसमें दिल्ली भी अछूता नहीं है। तो आप दिल्ली में आप देखिए मुद्दे क्या थे। मुद्दे वहां पे जो जनता से जुड़े मुद्दे जो नहीं थे। और जो पॉल्यूशन की बात कर रही, पॉल्यूशन ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में है, पूरे देश में पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है जी। हमारे देश में आप कहीं चले जाए आप, तो असली मुद्दे जो थे उनकी बात, और साफ पानी की बात आती है, साफ पानी कहीं नहीं मिल रहा है। मैं सतना में रहता हूँ, कारपोरेशन है, स्मार्ट सिटी है, यहाँ भी साफ पानी नहीं आता। अगर हम आरओ नहीं लगाए तो हम पानी नहीं पी सकते। लेकिन अशोक जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो एक बड़ी आबादी देश की जो गरीब आबादी है, आज भी वो जो है वो प्रदूषित जल ही पी रही है। अशोक जी देखिए, जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दे कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में उठाए गए हैं, चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, साफ पानी की बात हो, यमुना की बात हो, ये सभी और राज्यों में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन मुद्दों को हवा दी गई है, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता इन मुद्दों से, इन समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात चाहती है। वो चाहती है कि इन मुद्दों को लेकर काम हो। ये जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आप देखने को ना मिले। अशोक जी मुझे से आप बात पूछ रही हैं? जी थोड़ा सा एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं आप। मेरा प्रश्न ये था, जिस तरीके से हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, या फिर यमुना में जिस तरीके से पानी की गंदगी की हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों से, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं या फिर ये जो समस्याएं हैं, दिल्ली की जनता सच में चाहती है कि इन समस्याओं से हमें कहीं ना कहीं निजात मिले, इन समस्याओं से वो बिल्कुल फ्री हो जाए, इसीलिए वो ये सब बातें जो है ध्यान में रखकर अपने वोट का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंच रही है मतदान स्थल पर? देखिए, जन अपेक्षाएं तो बहुत है, लेकिन मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि इस देश में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो जन अपेक्षाओं के मुताबिक काम कर रही है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली जैसी राजधानी में लोग अभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, उनको शुद्ध हवा चाहिए, उनको पानी चाहिए। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, दिल्ली ऐसा नहीं कि वहां पे केवल एक स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही है, वहां केंद्र सरकार भी है। जितनी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की उतनी केंद्र सरकार की भी है। नदी का जो मुद्दा है वो मुझे लगता है, और पर्यावरण का जो मुद्दा है उससे केंद्र सरकार भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाएं इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, उससे दिल्ली भी जूझ रही है। और जब तक आप जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इस देश की आबादी को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तब तक ये समस्याएं तो जड़वत हो चुकी हैं। हिंदुस्तान का कौन सा राज्य ऐसा है जो इन समस्याओं से नहीं जूझ रहा है? लेकिन समाधान क्या किसी के पास में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये कहा कि अगर वो आएंगे तो यमुना को किस तरह से साफ कर देंगे, या किस तरह से जो है वहां की आबोहवा शुद्ध कर देंगे? ये सब बातें नहीं हो रही थी। वो केवल एक दूसरे को दुष्प्रचार की झाड़ू से सफाई की योजना थी। दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रही थी, और दुष्प्रचार पे आधारित इस चुनाव में देखिए जनता किसकी तरफ जाती है। ये तो 8 तारीख को कहीं ना कहीं 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि जनता आखिर किसको चुनना चाह रही है। जनता ने किसके जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित होकर अपने वोट का प्रयोग किया है, और आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है वो भी 8 तारीख को साफ हो जाएगा। नरेंद्र जी देखिए,
अभी मेरे साथी ने, मनीषा जी ने बात की थी महिला वोटर को लेकर, महिला वोट बैंक को लेकर उन्होंने बात की कि उनकी भूमिका बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलती है और इस बार जो है कहीं ना कहीं देखने को नहीं भी मिल रही है। कई राज्य हैं जिनमें काफी ज्यादा महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर आगे आती हैं और अपने मत का प्रयोग करती हैं। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं स्टार प्रचारकों की, अगर बात करें, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुख्य रूप से इस चीज के लिए जानी जाती है कि जो उनके स्टार प्रचारक है वो आती हैं, चुनावी जनसभाएं करते हैं और काफी प्रभाव जो है वो जनता के बीच में छोड़कर चले जाती हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार की ये जो चुनाव थे उसमें क्या कुछ स्टार प्रचारकों की भूमिका जो है वो देखने को मिली है? किसी जमाने में होता था स्टार प्रचारक सुनने जाते थे और उसको काफी हद तक ग्रहण करके आते थे और मन बना लेते थे कि हमने वोट किसको देना है। इस समय केवल एंटरटेनमेंट की राजनीति के तौर पर देखा जाता है कि ये कौन से यहाँ पे शगुफे छोड़ेंगे, ये कौन से वायदे करेंगे और ये दल कौन सा करेगा। अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये अब चूंकि एक इंडस्ट्री बन चुकी है, हमारा जो राजनीति है उसको बहुत इंडस्ट्री के तौर पर लेते हैं। किसी विधायक का जो समर्पण भाव है जनता को लेकर कि हमने जनप्रतिनिधि के नाते हमने जनता की सेवा करनी है, वो हट चुका है। मैं आपको उत्तराखंड का उदाहरण बताता हूं। उत्तराखंड में विधायक की जो सैलरी है वो 4.25 लाख रुपए है। आप ताजुब कीजिए, वो विधायक जिसने क्षेत्र में जाना है वो 4.25 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, तो उसकी भावनाएं सोचिए। और ये केवल दिल्ली के पैटर्न पे ही 70 सदस्यीय विधानसभा है उत्तराखंड में और उन्होंने स्वयं पारित किया है गुपचुप तरीके से इसको, और इसको पारित करने के बाद अपना पास में ये आदेश रख लिया। और आप ये सोचिए कि एक विधायक जो 4.25 लाख रुपए ले रहा है, उसके अलावा उसको तो छोड़ दीजिए, ये तो उसकी नंबर 1 की कमाई है। अब दूसरी चीज ये है कि जो जनता है आप उसको अब प्रभावित नहीं कर सकते। जनता ने एक मन तैयार अपना बनाया होता है, उन्होंने कहां बटन दबाना है और वो केवल सुनने के लिए और केवल मनोरंजन की दृष्टि से वो उनकी सभाओं में शामिल होते हैं। महिलाओं की कम संख्या में जो भागीदारी इस मतदान में देखने को मिली, तो मुझे केवल खुशवंत सिंह जी का वो बात याद आती है कि बैड पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय दोज गुड पीपल हु डू नॉट वोट। और वो जो घर में बैठे हैं वो कहते हैं हमने भाग नहीं लेना, तो वो एक खराब राजनीतिज्ञ को या खराब एमएलए को चुन के भेज देंगे सदन में। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र के साथ में। लेकिन अभी तक की जैसे 32% लोक मतदान का दिख रहा है, इसको बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन निराशाजनक भी नहीं कहा जा सकता। और ये शाम होते होते 5 बजे तक जो संख्या बनेगी, मुझे लगता है कि बहुत अगेंस्ट भी नहीं है और अरविंद केजरीवाल के, लेकिन बहुत फेवर में भी नहीं है। और भाजपा एक मोड़ पे खड़ी है और भाजपा अगर चाहे तो समीकरण को बदला जा सकता है। जी बिल्कुल। और आलोक पांडे जी आपके पास एक बार फिर से आते हुए, आलोक जी देखिए इस बार चुनावी प्रचार के दौरान जितने भी बयान दिए गए हैं, कई बयान तो ऐसे थे जो अतिशयोक्ति भरे थे। तो क्या आपको लगता है इन अतिशयोक्ति भरे बयानों का कुछ असर दिल्ली की जनता पर इस बार मतदान के दिन आज देखने को मिल रहा है? राजनीति में नेता जब चुनाव के समर में उतरता है तो फिर वो किसी लेवल तक जा सकता है। अरविंद केजरीवाल का बयान याद करिए, ये बयान सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। या पाकिस्तान का कोई नेता जब वो कहते हैं हरियाणा में जहर मिला दिया, तो अरविंद केजरीवाल की बुद्धि पागल हो गई है या दिल्ली के लोग को पागल समझते हैं, ये भारत के लोगों को, या वो 2 राज्यों के बीच में लड़ाना चाहते हैं, राष्ट्र को इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं? आज देखिए, जब जो हमारे भाई थे अशोक जी, वो चले गए, सारे देश में मुद्दा है पॉल्यूशन, सारे देश में मुद्दा है गंदा पानी, लेकिन सारे देश का मुद्दा बना नहीं गंदा पानी। जनता पार्टी 370 अगर नहीं हटाती, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाती, भारतीय जनता पार्टी 35 में नहीं हटाती, तो सिविल कोड के लोग प्रयास नहीं करे, संशोधन बिल नहीं लाए, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किस आधार पर वोट मांगने जाती? भारतीय जनता पार्टी का वो कौन विषय था? अब अरविंद केजरीवाल का कोर विषय क्या था? अरविंद केजरीवाल का कोर विषय था यमुना की सफाई। अरविंद केजरीवाल का कोर विषय था पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से दिल्ली की हवा गंदी हो जाती है। ये अरविंद केजरीवाल ने बताया था। रसीला दीक्षित के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल का कोर विषय था अच्छी सड़कें। अरविंद केजरीवाल विषय था साफ बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम, साफ पानी 24 आवर। ये अरविंद केजरीवाल के विषय थे। तो अरविंद केजरीवाल अगर अपने कोर विषय छाटेंगे और सिर्फ बयानबाजी करेंगे, 2 राज्यों को लड़ाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि हरियाणा से लड़ने
के लिए अरविंद केजरीवाल को वोट दे। दूसरा, दिल्ली की जनता तय करता है उन्हें कैसा सीएम चाहिए। जो अभी जमानत पर है, दिल्ली की जनता को यह तय करना है कि कैसा सीएम चाहिए जो 5 साल तक फिर ये कहे कि डिप्टी गवर्नर काम नहीं करने दे रहे। जनता फिर आ जाएगी, कान पक जाएगा ये सुनते सुनते कि भारतीय जनता पार्टी जो डिप्टी गवर्नर है, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है वो काम भी नहीं करने देना चाहती। तो दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि बीजेपी की केंद्र सरकार में है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी लेके आओ। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके कान पकड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता क्या नहीं पकड़ पाती, वो काम को मफलर से छुपा लेते, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते ही नहीं। हमने हर चीज फ्री में दे दिया और जो फंडामेंटल काम वो हम करेंगे नहीं, वो वोट हमें ही दो। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा था अगर हम जमुना साफ न कर पाए तो 25 में वोट मत दीजिए। अरविंद केजरीवाल के पास ये नैतिक हक खत्म हो जाता है, ये पैदा नहीं है। आपने बाकायदा गोवा में कहा और गोवा में ये कहा कि मैंने 10 बार दिल्ली में कहा, यानी आपने 10 बार ये वादा किया कि अगर मैं यमुना 2025 तक साफ न करूं तो मुझे वोट मत दीजिए। ये प्रॉमिस है जी। तो प्रॉमिस के साथ अरविंद केजरीवाल ने नैतिक हक छोड़ दिया है। यमुना साफ नहीं हुई इसलिए अरविंद केजरीवाल का नैतिक हक नहीं है। बिल्कुल, कई तरह के चुनावी वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, जब ये लोग सभी चुनावी जनसभा करते हैं और संबोधित करते हैं और जनता के सामने जाते हैं। कई तरह की चीजें हैं जो सामने आती है, संकल्प पत्र पेश करते हैं, घोषणा पत्र सामने रखते हैं, उनमें चुनावी वादे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि आखिर ये चुनावी वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि जनता इन्हीं के आधार पर कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधियों को वोट करती है। राकेश जी, देखिए आलोक पांडे जी ने कई बातें कही कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो यमुना की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी यमुना को वो साफ कर देंगे, पानी जो है वो पूरा एकदम साफ सुथरा होगा, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली होगी। लेकिन अभी तक वो इन सभी वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं और वो इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं कि ये जो सब काम थे जो मैंने पूरे नहीं किए हैं, उन काम को करने के लिए मुझे एक बार फिर से सत्ता में आना है। कितने सहमत हैं आप इस बात से? मैं दिल्ली में केजरीवाल से कर रहा हूँ, आयन में भी मैं केजरीवाल जी से बड़ा हूँ, तो मेरे पास दिल्ली की नॉलेज केजरीवाल जी से ज्यादा है, क्योंकि वो चुनाव के पहले तक तो नोएडा में रहते थे। केजरीवाल ने जिस दिन कहा था कि मैं अगर जमुना साफ न करूंगा तो मेरे को वोट न देना, उनको वोट दिया जा सकता है। अगर उन्होंने कोई प्रयास रत्ती भर में किया होता, प्रयास करने का कदम भी बढ़ाया होता, उन्होंने नहीं बढ़ाया। वो आके कहे कि मैंने फलाना फलाना काम किया था और उस वजह से ये कारणों से नहीं हुआ। देखिए, मदन लाल खुराना साहब जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसलिए वो जर्मनी जापान के दौड़ा के वहां मेट्रो और कई चीजों के अध्ययन करके आए। तत्कालीन केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने खुराना साहब के काम को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन खुराना साहब चुनाव में इसको मुद्दा नहीं बनाए, किसी को नहीं बताया कि केंद्र की वजह से मैं ये नहीं कर पाया। यह हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। मैं जब से दिल्ली में हूँ, मेरे बहुत दिन के बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, वो कोई पहले रहा होगा, उस वक्त मैं दिल्ली में नहीं था। 85 के बाद पहले चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद हम लोग पहली बार, यहाँ जो पैनल में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहली बार सुना रोज सुबह उठ करके कि एलजी काम करने नहीं देता, केंद्र सरकार काम करने से रोक रही है, और उसके ठीक अगले फ्रेम में केजरीवाल कहते हैं कि मैंने जो काम किया अगर मेरे से एक काम भी ज्यादा भाजपा कर दे तो आप उसको वोट दे दीजिएगा। दोनों बात आप ही कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि काम ही नहीं करने दिया, फिर आप काम कर कब लिए, दोनों बातें है ना। तीसरा जो सर बोल रहे थे करप्शन की, देखिए करप्शन के लिए ही राजनीति में आदमी पैसा के लिए आता, पैसा पावर और पोजीशन के लिए राजनीति में आता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो कोई भी नेता ही नहीं बता कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, अगर मेरा कोई आदमी दागदार मिले तो बेशक वो सीट छोड़ दूंगा, विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जब अशोक तंवर फर्जी वकील पाएगा तो आपने काहे नहीं छोड़ दिया? जब मुकेश कुमार राशन कार्ड बनाते हुए महिला का वीडियो बना तब आप काहे नहीं छोड़ दिए? जब आपका सत्येंद्र जैन जेल गया तब आप काहे नहीं उससे मंत्रिमंडल ले लिए? मतलब यह है कि आप झूठ बोलते हैं, पैमानिक करे, कहें कि मैं नहीं कर रहा हूं। कोई मोदी जी ने कभी कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कहीं किसी उद्योगपति से चंदा नहीं लूंगा? उन्होंने तो नंबर 1 में चंदा लेने की बात कही कि भाई नंबर 1 में चंदा दो, लोगों को पता चले कि कहां से पैसा आता है। कितना बड़ा निर्णय था 1 नंबर में चंदा लेने का। उसी पर तो ओपन हुआ कि फलाना व्यवसाय चंदा दे रहा है। केजरीवाल की गलती यह है कि केजरीवाल ये सोचते हैं कि जो मैं कह दूंगा दुनिया मान लेगी और जो मैं नहीं कहूंगा दुनिया वो भी मान लेगी। यही केजरीवाल की गलती है। और 1 मिनट और बोलूंगा जी। इस देश में विकास कब घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है?
नेता एक बार भी मंच पर चढ़ता है तो विकास की बात करता है। कोई कहता है कि मैं तेरे जात का दिखा दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे धर्म का। आप बताइए कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो कश्मीर में चुनाव का मतलब क्या होता है? कश्मीर में 370 का दिल्ली से क्या मतलब? बिल्कुल। बिहार में कुछ बात हो तो दिल्ली से क्या मतलब है? मंच पर खड़ा हुआ नेता बोल रहा था, सामने पब्लिक ताली बजाती है जी। किसी ने कहा कि भाई सुन, तू दिल्ली में है, दिल्ली की बात कर। किसी ने केजरीवाल से पूछा कि जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो पंजाब और हरियाणा से पॉल्यूशन आता था, अब पंजाब में मुख्यमंत्री हो गया तो पंजाब के सारे पॉल्यूशन वहां से पाकिस्तान जा रहे, सिर्फ हरियाणा से आ रहा है। कल को हरियाणा का मुख्यमंत्री तो यूपी से आने लगेगा। यह सब चीजें केजरीवाल का है, जो भोला प्रदर्शन है, घिनौना प्रदर्शन है, जो राजनीति में रहे। बात मैं अब अगला शब्द नहीं कहूंगा, चूंकि सार्वजनिक चैनल है इसीलिए केजरीवाल से नफरत है, और कोई बात नहीं। बेईमानी में तो उसके बाप बैठे हुए हैं जो बेईमानी कर लेते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन भोला है, नाटकीय है, घिनौना है। बिल्कुल। और नरेंद्र सेठी जी के पास एक बार फिर से आते हुए, नरेंद्र सर, तो देखिए लगातार उन मुद्दों की चर्चा चल रही है और उन फैक्टर्स की चर्चा चल रही है जिससे इस बार का दिल्ली इलेक्शन प्रभावित हो रहा है या उसके प्रभाव में मतदाता जो है वो जागरूक होकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से चलिए हॉट सीट्स की बात कर लेते हैं। जंगपुरा, उसकी जंग को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हमेशा से पटपड़गंज से लड़ते हुए आए थे और इस बार उन्हें इस जंगपुरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस सीट पर? और इस पर्टिकुलर सीट की जंग को आप किस तरह से देखते हुए? देखिए, मैंने कहा कि मतदाता का मन भांपना एक बहुत यक्ष प्रश्न है और ये संभव ही नहीं है कि मतदाता के आप माइंड को रीड कर लें। लेकिन 3 सीटों का, जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया और अतिशी, इन 3 सीटों का रिजल्ट पूरी दिल्ली को रिफ्लेक्ट करेगा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से कितनी आजिज आ चुकी है और या उसको कितना चाहती है। इन नतीजों में और यहाँ के वोट प्रतिशत भी इस बात को दर्शाएगा, कितने अंतराल से इनकी हार जीत हुई है वो भी इस बात को इंगित करेगा कि वास्तव में इनकी कार्यप्रणाली से जो दिल्ली की जो जनता है, वहां का जो मतदाता है, वो सहमत है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जो धारणा बनाते हैं, ठीक है बिल्कुल, कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो आज स्थिति, जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, कि कोई भी इस दावे के साथ नहीं कह सकता। हम कहीं पे भी देखें, पहले एक लिखते थे कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री, आज पोस्टर्स में ईमानदार नहीं लिखा जाता, प्रगतिशील या वो लिखा जाएगा, कुछ अलग नारे लिखे जाएंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पोस्टर में या बैनर में लिखे कि एक ईमानदार स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री। तो उस सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आप ये देखिए कि ये सोचें कि हैट्रिक वाली बात, तो हैट्रिक वाली बात एक वॉक नहीं है इनके लिए, और इसमें अप्रत्याशित कुछ नतीजे बिल्कुल आने की संभावना है। लेकिन जो झुग्गी झोंपड़ी एरिया है और जो रिक्शा और जो ये वाला मतदाता वर्ग है, जो जिस पर अरविंद केजरीवाल अमूमन राजनीति करते आए हैं, उसको अगर भेद पाई भारतीय जनता पार्टी तो तस्वीर बदल सकती है। अन्यथा अगर उनको वही वाला घुट पिया हुआ है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें कोई किसी तरीके का बदलाव की संभावना है। हाँ, ये जरूर है कि वो घट के आधे पे आ सकते हैं, हो सकता है 30 पे, 32 पे, 35 पे पहुंच जाए, लेकिन उस मेजॉरिटी के साथ नहीं आ सकते। ये तय है इस बार। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब से चुनाव का ऐलान हुआ तब से लेकर अब तक जो है राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, तीनों अपने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, चुनावी वादे करते हुए नजर आए और कई तरह की घोषणाएं भी की हैं जनता के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम सभी बार बार कह रहे हैं कि 8 तारीख को फैसला होगा कि आखिर जनता क्या कुछ चाहती है, जनता के दिल में क्या है। अशोक जी, देखिए एक बात राकेश जी ने कही थी कि अरविंद केजरीवाल जब भी जनता के सामने जाते हैं या फिर मीडिया के सामने जाते हैं, वो एक बात कहते हैं कि केंद्र सरकार मुझे ये काम नहीं करने दे रही है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं ये योजनाएं लाना चाहता हूं, मैं दिल्ली में ये काम करना चाहता हूं, लेकिन केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिल रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें सबके सामने, जनता के सामने बोलना, क्या जनता आप पर विश्वास करेगी? आम आदमी पार्टी के ऊपर जो विश्वास था कहीं ना कहीं जनता का, और उस विश्वास के बल पर 2 बार वो सत्ता में आए हैं, तो क्या इस बार कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा, क्यों नहीं डालेगा। जो दिल्ली का पढ़ा लिखा मतदाता है वो ये समझ रहा है ना इस बात को कि अगर आप जो है दिल्ली में काम नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद से ये स्वीकार कर रहे हैं तो आपको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। लेकिन इससे जो प्रभावित होगा, जो उनकी इस बात से प्रभावित होगा, उसका परसेंटेज क्या है दिल्ली में,
उसके अलावा मैं एक चीज आपसे और बताऊं, जैसे भी चर्चा हो रही थी कि झूठ की चर्चा हो रही थी, तो झूठ का धार्मिक महत्व भले न हो, लेकिन इसका चुनावी महत्व है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने खर्च की एक सीमा तय कर रखी है, उसी तरह से इन्हें जनप्रतिनिधियों की भी झूठ बोलने की भी एक सीमा तय कर देनी चाहिए। इनको ये भी देखना चाहिए कि भाई जनता में कितना झूठ बर्दाश्त करने की क्षमता है। झूठ गजब का झूठ बोलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, जनता के बीच में जाने वाला हर नेता जो है कुछ ना कुछ झूठ बोलता है। सबसे बड़ा तो झूठ वो ये बोलता है कि वो जनता की सेवा करने के लिए आया है। और मजे की बात आप देखिए, इस देश में नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर ना की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब सारी समस्याओं का समाधान ये है कि जनता को अपनी गरीबी दूर कर लेनी चाहिए और उसे भी नेता बन जाना चाहिए। बहरहाल, आपने जो अभी सवाल किया, दिल्ली के संबंध में आपने जो सवाल किया है, केजरीवाल ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि वो अक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए केंद्र सरकार के साथ में। और वहां की जनता अगर समझदार होगी तो इस बात को जो है वो महत्व देगी कि भाई अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है केंद्र सरकार के साथ में, आपके एलजी के साथ में, आप जो है समन्वय बना के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी उपयोगिता क्या है। और राजनीति में जो है नेता की उपयोगिता जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई नेता हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो हमको उससे जो है पल्ला झाड़ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार जो है दिल्ली की जनता पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है। वो कितना झाड़ती है ये तो नतीजों के बाद ही पता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से आलोक पांडे जी आपके पास आते हुए। आलोक जी, तो देखिए, जैसा कि मेरी सहयोगी लगातार मुद्दों की बात कर रही है और फैक्टर्स की बात कर रही है जो इस बार के इलेक्शन को बेहद प्रभावित कर रहे हैं, तो वहीं मैं हॉट सीट्स की बात कर रही हूं। देखिए, नई दिल्ली हॉट सीट की भी बात हो गई और जंगपुरा हॉट सीट की भी बात हो गई, जो कि काफी ज्यादा वीआईपी सीट भी मानी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं कालका जी सीट की, और इस पर काफी ज्यादा लोगों की निगाहें इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि देखिए, खुद इस बार की सीएम आतिशी इस चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कालका जी सीट पर कालका माई किस पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि कालका जी सीट भी फंसी हुई है, केजरीवाल की सीट भी फंसी हुई है और मनीष सिसोदिया की भी फंसी हुई है। मैं नहीं कहता हार रहे हैं, लेकिन हारने की संभावना इन तीनों की भी है। एक सीट जो कंफर्म कह सकता हूं, वो जो जीतेगी तो आम आदमी पार्टी, जो हॉट सीट होगी जो आगे आप चर्चा करेंगी, वो है सौरभ भारद्वाज। वो सीट 100% निकलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, वो उन्होंने काम किया है। लेकिन इन की सीट निकलेगी नहीं निकलेगी, अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मन में झांक के मैं देख सकता तो रोज रात में मनाते होंगे कि भैया इस बार निकला दो, जनता इस बार निकाल दे, अगली बार बयानबाजी कम तो थोड़ा काम ज्यादा करेंगे। तो मुझे लगता है यही आतिशी जी के साथ भी है। और आतिशी के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि आतिशी मार लेना है कि आतिशी सिंह है, ये भी हमें क्लियर नहीं है। कभी वो मार लेना हो जाती है, कभी सिंह हो जाती है। दिल्ली की जनता इस मामले में भी कंफ्यूज होगी कि है क्या ये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैटर आतिशी जी का भी फंसा हुआ है और वो चुनाव हार सकती है। ये इंटरनल सर्वे या इंटरनल जो उनके आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, दबी जबान ये कैमरे में तो नहीं कहते, लेकिन दबी जबान ये कहते मिलते हैं कि हाँ सीट फंसी हुई है। हाँ, सौरभ भारद्वाज के बारे में पूछो तो कहते हैं साहब ये सीट कभी हार नहीं सकती, इस बार हार नहीं सकते। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस जो सौरभ भारद्वाज के साथ है वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, मनीष सिसोदिया के साथ नहीं है। और आतिशी मार लेना और आतिशी सिंह